फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश पहला कदम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहला कदम का ये है तीसरा एपिसोड और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स यानी कि लक्ष्य की। फाइनेंशियल लक्ष्य क्या होते हैं और लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं, इनके फायदे क्या है और ये सब हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। मैं और मेरे साथ अर्नब पांड्या है, जो हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तय कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जब आपको पता है कि गोल कहाँ है तो आपको मालूम है आपको उसी दिशा में जाना है और उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फुटबॉल के मैदान में आप देखते हैं गोल पोस्ट है और टीम अपने सामने वाली टीम के गोल पोस्ट की तरफ बॉल को ले जाने की कोशिश करती है। तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग भी कोई खास अलग है नहीं है ना, मामला उसी तरह का है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर अपने पैसों को संभाल कर रखना है। हाँ, क्योंकि हम गोल्स तो सभी एरिया में करते हैं, यानी कि आपको सुबह उठ के दौड़ना है, अपना वजन कम करना है, ये तो हमारे लिए हो ही गया। तो उसको जब हम फाइनेंशियल एंगल में अंदर ला लेते हैं और जब पैसा उसके साथ जुड़ा हो तो वो एक फाइनेंशियल गोल बन जाता है। और एक बात और मैंने देखी इंटरेस्टिंग, जब आप ये तय कर ले कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ जिंदगी में, ये मेरा गोल है, तो फिर बड़ा आराम हो जाता है कि फर्ज करें कि मुझे एक बढ़िया सी कार खरीदनी है, एसयूवी खरीदनी है, तो मुझे पता है कि उसके लिए मुझे 5-25 लाख रुपए बचाने हैं, तो मुझे मालूम है कि ये मेरा एक गोल हो गया। इस तरह से कई और गोल, फाइनेंशियल गोल डिसाइड किए जा सकते हैं। काफी सारे गोल डिसाइड किए जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप हर स्टेज ऑफ लाइफ में गोल्स डिसाइड कीजिए और बदलते जाइए, क्योंकि इसमें क्या है कि जब आपके पास गोल हो तो उसके लिए आपके पास एक अचीव करने की जो आपका फोकस है वो भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है और फायदे काफी हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल गोल सेटिंग के। और सबसे बड़ा फायदा जो मुझे दिखता है वो ये कि जब आपको पता है कि आप ये हासिल करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है, ये आपका लक्ष्य है, तो फिर आपकी जेब में जो पैसा है उस पैसे का आप एकदम सही तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पता चल गया ना कि पैसा इतना ही है और इस पैसे से ये गोल हासिल करना है। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा ना कि बजटिंग करना कितना जरूरी है। बजटिंग आपने कर ली, आपने तय कर लिया है कि ये मेरा आमदनी है, ये मेरा खर्चा है, ये मेरी सेविंग है। अब हम आगे बढ़कर उस सेविंग की बात करें। अब जो आपने पैसा बचाया है खर्चे के बाद, उस पैसे का आप सही इस्तेमाल किस तरह से निवेश में करें, ये आपका फाइनेंशियल गोल सेटिंग का पहला लक्ष्य। तो सबसे पहले आपको गोल सेटिंग से, फाइनेंशियल गोल सेटिंग से जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप अपने फंड का सही तरीके से सही जगह पर निवेश कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप एक ऑडिटर बन जाएंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि इस गोल के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए तो उसका आप मॉनिटरिंग भी बहुत ध्यान से करोगे। क्योंकि अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपने कहीं पर भी पैसे खर्च कर लिए तो उसका आपको उसके बारे में आप सोचोगे नहीं। लेकिन जब आपके पास गोल सामने है तब आप छोटे छोटे अमाउंट का भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग करोगे और उस पे एक बार मॉनिटरिंग करने से फायदा ये है कि उसमें आप सुधार ला सकते हो। और जब सुधार आएगा तब आपको पता चलेगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो आपको अपने गोल्स के तरफ ले जाता है। और जब आपका गोल साफ है, आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको निवेश करना है, इसके लिए पैसा बचाना है या ये हासिल करना है, तो फिर आप जो उस पैसे से निवेश करेंगे ना वो एकदम सही तरीके से सही टारगेट पे करेंगे। फर्ज करें कि आपको 3 महीने बाद पैसा चाहिए एक गाड़ी खरीदने के लिए, तो आप इक्विटी में पैसा नहीं डालेंगे ना। आपको पता है 3 महीने में इक्विटी में पैसा डालना बड़ा रिस्की काम है। तो आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में कहीं पैसा रखेंगे, लिक्विड फंड में कहीं पैसा रखेंगे या 3 महीने की छोटी सी एफडी करवा देंगे बैंक में, ताकि 3 महीने बाद आपकी लिक्विडिटी रहे। और ये आप सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि आपका लक्ष्य तय है, आपका गोल तय है। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि 10 साल बाद मुझे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए फॉरेन भेजना है या उसकी शादी की तैयारी करनी है, तो फिर आपको पता है कि 10 साल के लिए अगर मुझे पैसा लगा कर रखना है, बचा कर रखना है, तो फिर आप लिक्विड फंड में नहीं डालेंगे, 5 या 6% के रिटर्न से खुश नहीं होंगे। तब आपके लिए बहुत क्लियर है कि पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इक्विटी सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन टैक्स एडजस्टेड रिटर्न देगी। तो जब आपको ये पता है कि मैं किस चीज के लिए पैसा बचा रहा हूं, तो फिर जो आपकी इन्वेस्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं कि टारगेटेड इन्वेस्टिंग, यानी कि उसी एसेट में आप पैसा लगा रहे हैं जिसमें वाकई में वो पैसा जाना चाहिए। तो ये बहुत क्लैरिटी आ जाती है जब आपने अपना फाइनेंशियल गोल तय कर लिया कि मुझे किस चीज के लिए पैसा बचाना है, कितने समय के लिए पैसा बचाना है और उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद मेरे लिए इस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा। फर्ज करें आप रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं पैसा, तो फिर आपको पता है कि मुझे
15 साल, 20 साल, 25 साल बाद पैसे की जरूरत होगी, और तब उस लिहाज से आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में या फिर कुछ रियल एस्टेट में या फिर इक्विटी में पैसा लगाएंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये भी काफी क्लैरिटी आ जाती है जब आप टारगेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं। और जब भी आप कोई फाइनेंशियल गोल के बारे में बात करते हो तो ऐसा ना हो कि एक ही गोल हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल गोल्स होंगे, यानी कि एक से ज्यादा गोल्स होंगे। और इससे फायदा ये होता है कि जब आप अपने जीवन के हर एक हिस्से के लिए एक गोल रखते हो तो वो लक्ष्य को आप हासिल करने के लिए आप सभी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हो। और इससे क्या होता है कि कोई भी एरिया बचा नहीं जाता, यानी कि रह नहीं जाता। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सोच लिया कि मैं शायद रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करूंगा, लेकिन आप भूल गए कि उसके पहले कोई एक और समस्या आ गई जिसके लिए, यानी कि घर खरीदना है, उसके लिए तो आपने कुछ किया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जब आप एक गोल प्लानिंग अप्रोच ले, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे आपके एक एक छोटे छोटे गोल्स अचीव हो जाते हैं, वैसे वैसे आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप और भी गोल्स बनाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सक्सेस के बाद आपको भी अच्छा लगता है और आप भी उसी प्रकार की खुशी का अनुभव करते हैं, जिससे आप और नए गोल्स बना सके और उसके साथ ही आप कोई भी एरिया ऐसा न रहे जिसमें आप वहां भूल जाए। तो ये सारे फायदे हैं अच्छे तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करके फाइनेंशियल गोल तय करने के। लेकिन फाइनेंशियल गोल तय करने के जो तरीके हैं वो हम आपको बताएंगे। हम बनाएंगे आपको एक स्मार्ट पर्सन, यानी कि आप अच्छे तरीके से फाइनेंशियल गोल्स बना सके। स्मार्ट का मतलब बताऊं आपको, वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल्स तय करने में स्मार्ट का कुछ अलग मतलब है। एस मतलब है स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रिलेवेंट और टी है टाइम बाउंड। तो ये 5 चीजें आपको फाइनेंशियल गोल्स तय करने में पूरी तरह से देखनी है, समझनी है और उसके बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है। तो ये स्मार्ट तरीका क्या होगा आपके फाइनेंशियल गोल्स का, इस पर हम बातचीत करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक पहला कदम की इस पाठशाला में। कदम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हम खास फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल गोल सेटिंग पर। और हमने बताया कि इसकी अहमियत क्या है आपके लिए। अगर जिंदगी में आपने ये तय कर लिया कि आपको हासिल क्या करना है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, तो फिर आप तेजी से उस तरफ बढ़ सकते हैं। और आपको पता है उस तरफ बढ़ने के लिए रास्ता क्या है, और उस तरफ बढ़ने के लिए हम आपको बनाने वाले हैं एक स्मार्ट इंडिविजुअल, यानी कि ऐसा एक निवेशक जो स्मार्ट तरीके से अपना काम करता है। तो ये स्मार्ट की जो डेफिनेशन है हम आपके लिए थोड़े अलग तरीके से लेके आए। पहला फोकस करते हैं एस लेटर पर। एस यानी कि स्पेसिफिक। जो आप फाइनेंशियल गोल बनाना चाहते हैं वो बेहद स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये मेरा पर्पज है, इसके लिए मैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूं, ये मेरा आगे चलते हुए लक्ष्य है। यही एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और अहम शुरुआत है कि जब हमें पता है कि 55 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए या फिर बच्चे की शादी के लिए या बच्चे को पढ़ाने के लिए, इतना हमने तय कर लिया तो स्पेसिफिक गोल हो गया। स्पेसिफिक गोल होगा, उसमें से आप और भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक कार खरीदनी है तो ये एक्सपेंस हो गया, पर लेकिन आप कार में भी ये स्पेसिफिक बोल दे कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है, तो उससे भी और स्पेसिफिक हो जाता है। यानी कि आपको पहले से ही आपका एंड रिजल्ट आपको पता चलना चाहिए। तो ये आप जो एग्जाम्पल है आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है लेकिन मुझे उसको विदेश में पढ़ाना है, वो भी और स्पेसिफिक हो गया। तो इस प्रकार से जब आप स्पेसिफिक होके जितना भी और डिटेल में जाते हैं गोल में, तो उतना वो आसान हो जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं ना
जब मैं पूछता हूँ कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, तो मालूम है वो क्या कहते हैं? मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे रिच बनना है, और यही उनका फाइनेंशियल गोल है। तो गोल भाई ये नहीं है कि मुझे बहुत पैसा वाला बनना है। अरे बहुत पैसे वाले बनने की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप सीधा सीधा गोल रखिए कि भाई जब मैं रिटायर होऊंगा 55 साल का या 60 साल का, तो मेरे को सालाना 2 लाख रुपए की कमाई चाहिए, या मुझे 2 करोड़ का एक घर खरीदना है, या मुझे 25 लाख की एक गाड़ी खरीदनी है। जो भी है स्पेसिफिक रखिए। स्पेसिफिक रखेंगे तो ही फाइनेंशियल गोल सेटिंग प्रॉपर हो पाएगी। खाली ये कहते हैं कि भाई मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं, तो उसका तो कोई लिमिट है नहीं। कम है तो भी पैसे वाले हैं, ज्यादा है तो भी पैसे वाले हैं, और हो सकता है मेरे लिए थोड़ा पैसा है तो भी मुझे लगे पैसा वाला हूं, और अर्नब को बहुत सारा आ जाए तभी अर्नब को लगे कि पैसा कम मिला है। ये तो एक सब रिलेटिव चीज है, पर जब आप ये इस प्रकार के स्पेसिफिक गोल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो माइंड है उसमें एक इमेज आ जाता है कि ये मुझे अचीव करना है, और उस हिसाब से आपके जो एफर्ट्स है वो भी उस दिशा में जाने के लिए और आसान हो जाता है। इसीलिए जितना भी आप ध्यान से सोच के इस प्रकार का एक फाइनेंशियल लक्ष्य तय करेंगे, तब उसके लिए अचीव करना आपके लिए आगे जाके आसान होता है। तो वो 12, 13, 15 साल 18 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो कभी कभी उनसे पूछते हैं कि भाई जिंदगी में क्या करना है, तो बोले बहुत पैसा कमाना है। वो उनके लेवल तक ठीक है, वो बच्चे हैं, लेकिन जो पढ़ लिख कर अब कमाना शुरू कर चुके हैं, या तो बिजनेस कर रहे हैं या फिर सैलरी आ रही है, वो ये नहीं बोल सकते कि बहुत पैसे वाला बनना है। आपको तो पक्का ये करना होगा कि आपको पैसा किस लिए बचाना है, आपका लक्ष्य क्या है, स्पेसिफिक, ये पहली शर्त है। अब आपको स्मार्ट बनाने के लिए दूसरी शर्त जो है एस यानी स्पेसिफिक के बाद दूसरा है एम यानी कि मेजरेबल, यानी कि जो कुछ भी आप अपना टारगेट रख रहे हैं उसे मेजर कर सकें, उसका सही सही अंदाजा लगा सकें, सोच समझ सकें और देख सकें कि वाकई में इसमें कितना पैसा मुझे बचाने की जरूरत है और किस तरह से बचाने की जरूरत है, और जितने समय के लिए मैं ये पैसा बचा रहा हूं या निवेश कर रहा हूं वो मुझे उस समय के अंत में कितना मिलेगा। हालांकि आसान काम नहीं है अनब, लेकिन ये करना जरूरी है एक्चुअली। नहीं, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट पूरे गोल सेटिंग प्रोसेस का ये मेजरेबल पार्ट है, क्योंकि इसमें अगर आप चूक गए या भूल हो गई तो उससे पूरा आपका प्लानिंग उल्टा पड़ जाएगा। यानी कि आप सोच लीजिए कि आपने मान लिया कि मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है, तो उसमें मेजरेबल इम्पैक्ट क्या होगा कि आप उसको एक फिगर दे दे कि मुझे मान लीजिए 40 लाख का घर खरीदना है। अब तकलीफ क्या होती है कि आप किस प्रकार से ये 40 लाख के फिगर पर आ गए, क्योंकि उसमें जो एस्टिमेशन होता है वो एक डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि आज आपको आज के प्राइसेस पता है, आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी लक्ष्य को बनाए तो उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, यानी कि 15 साल के बाद आपके बच्चों की पढ़ाई हो या उनके मैरिज के एक्सपेंसेस हो, जब आप इसको एक अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी एस्टिमेट है उसमें आप ध्यान रखिए कि एक इन्फ्लेशन का फिगर आ जाए। यानी सिंपल तरीका ये है कि जब मैंने पढ़ाई की थी तब पढ़ाई का क्या खर्चा होता था, आज मेरे बच्चों के वक्त पढ़ाई का क्या खर्चा हो रहा है और अगली जनरेशन में क्या होगा। या हमारे वक्त शादी के वक्त कितना खर्चा होता था, तब घर कितने में आता था, आज कितने में आता है वही साइज का घर, और आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो सिर्फ ये सोचे कि आज एक 50 लाख का घर मिल रहा है, उसके लिए मैं 10 साल बाद 50 लाख की सेविंग करके रखूं, वो नहीं होने वाला है। 10 साल बाद क्या यही घर 50 लाख में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो फिर कितने में मिलेगा वो एक अंदाजा लगाना होगा और उस लिहाज से फॉरवर्ड कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये मेजरमेंट करना आसान काम नहीं है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि सबसे मुश्किल काम पूरी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का यही कि आप सही सही अंदाजा लगाएं। देखिए, एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन काफी हद तक आप उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखें, और उस लिहाज से पैसे की वैल्यू तो कम होती है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि कई एरिया में अगर आप गलत भी पड़ गए तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, यानी कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप जितने ज्यादा गोल्स बनाएंगे छोटे से लेकर लंबे अवसर तक और उसमें ये प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी समय के बाद आपको खुद को अंदाजा आ जाएगा कि किस प्रकार से मुझे इसमें प्राइसेस बढ़ाने हैं। तो इस हिसाब से आप ज्यादा गोल सेट कीजिए और इसमें आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपका एस्टिमेशन जो पावर है ये मेजर करने के लिए वो भी अच्छा और होता जाएगा और इसमें आपको मोर आसानी होगी। तो कहते हैं कि अनुभव की भी अपनी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू आप जब अपने गोल्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर के लिए,
कितने पैसे लगेंगे, ये आपका पास्ट अनुभव काफी काम आएगा। इस पर हम बातचीत करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, पहला कदम की इस पाठशाला में। और स्मार्ट तरीके से फाइनेंशियल गोल बनाने की कड़ी में अब तीसरा जो तरीका है, जो तीसरी खास बात है, वो है क्या आपके गोल्स अचीवेबल है, स्पेसिफिक है और साथ ही मेजरेबल है, लेकिन अचीवेबल यानी कि हासिल भी किए जा सके ऐसे होने चाहिए। अब गोल बनाते वक्त सबसे बड़ा ध्यान तो ये रखना कि बेहद आसान गोल न बना दें कि मतलब आप 1 लाख रुपए साल महीने का कमा रहे हैं और आप ये कहेंगे मैं सिर्फ 2000 रुपए बचाऊंगा। अरे भाई, उसकी कोई मतलब ही नहीं, बड़े आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। तो फिर उसमें आपके एफर्ट क्या हुए? और ये भी ना कहें कि महीने का 50,000 बचाऊंगा, जो कि बचाना मुश्किल है लाख रुपए में से। तो फिर आप जो गोल रख रहे हैं ना, वो न बहुत आसान न बहुत मुश्किल, रियलिस्टिक होने चाहिए। साथ ही उनको हासिल करने के लिए कहीं कहीं आपको थोड़ा पुश करना पड़े, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करके उन्हें हासिल करना पड़े, ये एक कोशिश होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको अपना कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आ जाते हैं, तब आप अपने खुद के लिए एक चैलेंज पैदा कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत सिंपल गोल्स बनाते हैं, तब आप उसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। और दूसरी बात है कि उसका मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास इनकम आपकी हाई है पर आपने सेविंग का गोल बहुत कम कर लिया, तो ये आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि ये आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जिस प्रकार का आप खर्चे कर रहे हो, उसके लिए भी ये कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए आप जब करें तो अपने को थोड़ा चैलेंज दीजिए कि मैं आज इतना सेविंग कर रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा करूं, और मैं आज इतना हासिल कर रहा हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा करूं, जिससे ये आपके लिए एक एक्साइटमेंट भी, मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा होना कि जो ऐसा लगे कि इसे करने में मजा आया। जो बड़ा आसानी से हो जाए उसमें क्या फायदा। अच्छा, कभी कभी ये मैंने देखा है कि लोग बड़ा ऐसा टारगेट रखते हैं कि जो हासिल ही नहीं हो सकता। तो शुरू में जनरली वो होता है ना, अपन साल की शुरुआत में आपने देखा ना, 1 जनवरी के दिन हम रिजोल्यूशन करते हैं कि इस साल मुझे 15 किलो वजन कम करना है। तो होगा ये कि शुरू के 7 दिन तो दौड़ लगाएंगे, फिर देखेंगे यार वजन तो कम हो नहीं रहा, होगा नहीं, छोड़ देते हैं। तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग में भी ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपने बहुत ज्यादा मुश्किल गोल अगर तय कर लिए, अनरियलिस्टिक है, तो फिर होगा ये कि आप थोड़े दिनों बाद 5-15 दिन, महीना 2 महीना तो देखेंगे मतलब भाई इतना तो बचेगा नहीं, छोड़ ही दो। तो ये नहीं करना है। रियलिस्टिक गोल्स आप तय करेंगे तो ही आपके लिए ये ज्यादा सही होगा, वो आप हासिल कर पाएंगे। और दूसरा एक और बड़ा मुद्दा जो मैंने देखा है गोल तय करने में, स्मार्ट तरीका, जो चौथा तरीका है, स्मार्ट का आर यानी कि रिलेवेंट होना तो बेहद जरूरी है। जी, हम क्या होता है कि जब आजकल के ये हम जिसे कहते हैं ना कि सोशल वर्ल्ड, जिसमें सब कुछ देखा देखी, हाँ, और सोशल मीडिया पे आपको शो ऑफ करना ज्यादा पसंद है, तो उसमें हम दूसरों का देख के उससे हमारे गोल मुड़ जाते हैं, यानी कि किसी ने और ने कुछ किया तो हमें भी वो करना है। पर ऐसे कई किस्से मेरे पास आते हैं अन्नम, और मालूम है क्या होता है, सर उसने ये पर्टिकुलर फंड खरीदा है या उसने ये पर्टिकुलर पॉलिसी ली है, मैं भी ले लूं क्या? अरे भाई, उसने ली है, उससे तो पूछिए उसने क्यों ली है, उसका क्या पर्पज है, उसके लिए वो रिलेवेंट है, आपके लिए होगी कि नहीं। या फिर एक सवाल, सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, कहां लगाऊं पैसा? अरे बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या रिलेवेंट है। जो चीज मेरे लिए रिलेवेंट है वो जरूरी नहीं कि अर्नब के लिए भी रिलेवेंट हो, या अर्नब के लिए जो रिलेवेंट है वो मेरे लिए होगी, कोई जरूरी नहीं। तो हर आदमी को अपने अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और अपना गोल भी ऐसा होता है, यानी कि आप लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी कार खरीदनी है, पर आप समझिए कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बड़ी कार के लिए रास्ता ही नहीं है तो फिर आप उसको लेके करेंगे क्या?
तो इसीलिए जब भी आप गोल को यानी कि किसी भी स्पेंडिंग हो कुछ भी हो तो अपने हिसाब से उसको देखिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, और इसमें कभी कभी आप शायद ट्रेंड के सामने भी जाते हो, पर ये कुछ गलत चीज नहीं तो है। मैंने एक चीज नोटिस की इसमें अर्नब, और वो ये कि आप लोग दूसरों की फाइनेंशियल प्लानिंग से इंस्पायर होइए। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो आपके भी मन में आए, किसी ने इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा, आपको लगता है मुझे भी पॉलिसी लेनी है, किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, आपको लगता है मुझे भी करना है, अच्छी बात है, लेकिन वो का वही मत कर लीजिए जो उसने किया है। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करिए, या आप पूरी अपनी स्टडी कीजिए जो हम बता रहे हैं पहला कदम में, और उसके बेसिस पर फिर आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या रिलेवेंट है। और जो स्मार्ट का टी, अब लास्ट उस लेटर पर आते हैं, टी का मतलब है टाइम बाउंड। अगर मैं आपको कहूं कि आपको पैसे चाहिए 3 साल बाद एक कार खरीदने के लिए 15 लाख रुपए के, कहूंगा ये 3 साल बाद तो नहीं, मैं आपकी ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं कि आपको 10 साल बाद पैसे मिलेंगे। तो आप कहेंगे यार 10 साल बाद उसका क्या फायदा, जब मुझे चाहिए 3 साल बाद। तो जो इन्वेस्टमेंट विद इन टाइम लिमिट आपको रिटर्न न दे सके, या आपका जो टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। इसी तरह, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे आपका कोई गोल बड़ा होता जाएगा उसमें आप समय को जोड़ते ही नहीं है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपने थोड़ा प्लानिंग करने की कोशिश की और आपको पता चला कि रिटायरमेंट के लिए शायद 2 करोड़ चाहिए, तो वो बोलेंगे कि ये तो हम 30 साल बाद करेंगे, पर 30 साल बाद करेंगे तब आपकी उम्र 75 होगी, तो आप 75 तक तो काम करने वाले नहीं है। तो ये टाइम जो है वो आपको एक गोल के साथ एग्जैक्टली लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हो तो उसका रेलेवेंस ही नहीं रहता। यानी कि उसको आप करेंगे क्या कि अगर आप जो जब चाहिए तब वो आपके पास गोल करने के लिए जरूरत की पैसे न हो तो। बिल्कुल, तो ये समय सीमा, ये तो हर जगह जरूरत है, और आपको भी करना है, चाहे फिर वो गेम हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, एक समय सीमा के अंदर अंदर आपको ये हासिल करना जरूरी है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है जिसके चलते आप अपने फाइनेंशियल गोल की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन फाइनेंशियल गोल की सेटिंग करने की प्रोसेस क्या है, ये भी हम आपको बता दें। और सबसे पहले आपको लिस्ट आउट करने सारे आइटम, सारी चीजें लिख लें एक कागज पर कि क्या क्या आपको जरूरत है इन्फॉर्मेशन की और किस तरह से आप करेंगे। उसके बाद आपको अपने भविष्य की हर एक सिचुएशन को इमेजिन करना है, यानी कि सोचना है कि आगे चलते हुए मुझे जीवन में किस किस प्रकार के चीजों को इसके साथ अचीव करना है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तब आपके बच्चों का एजुकेशन, उनकी शादी, अपना रिटायरमेंट, ये सब आगे देखकर आपको कुछ करना है। और फिर हर एक सिचुएशन के साथ एक गोल तय कर लेना है। वो कैसे कि अगर आपने तय किया कि मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉरेन भेजना है या फिर कुछ हायर स्टडीज करवानी, तो उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी, मेरे रिटायरमेंट के लिए इतने पैसे की जरूरत होगी, घर के लिए इतने पैसों की जरूरत होगी, बच्चों की शादी के लिए इतना पैसा लगेगा। तो हर एक सिचुएशन के साथ आपको एक गोल नक्की कर देना है। जैसे ही आपके पास एक गोल हो तब उसके साथ आप एक मॉनेटरी फिगर यानी कि एक कीमत या रकम जुड़ दे। इससे आपको अभी पता चलना जाएगा कि आपके पास आपको कितना अचीव करना है, खास करके मॉनेटरी वैल्यू में। और हर एक को हासिल करने की, अचीव करने की भी एक समय सीमा होगी। तो टाइम फ्रेम यानी कि समय सीमा जरूर निर्धारित कर लें कि किस गोल को आपको किस समय तक हासिल करना है। जब आपके पास ये सब सारी चीजें हैं तब आपको ये चेक करना होगा कि ये जो रकम है, ये जो टाइम है, क्या वो सभी सीमाओं में मैं ये अचीव कर सकता हूं, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मद्देनजर ये आपको अचीव करना है, तो क्या ये संभव है या नहीं। तो ऐसे में अब आप समझ गए कि सब कुछ आपका ब्लैक एंड व्हाइट पर आ गया है। आपके गोल्स क्या हैं, कैसे हासिल होंगे, कब तक हासिल होंगे, और उस समय सीमा के अंदर किस तरह से हासिल होंगे। ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगे कुछ छूट गया है, कुछ कंफ्यूजन है, तो एक बार फिर से उसे अच्छे तरीके से देखें कि सब कुछ आप नोटिस कर चुके हैं, लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, या कुछ छूट गया। अगर छूट गया है तो फिर से आप एक बार इस प्रोसेस को दोहरा लें। लेकिन ये प्रोसेस फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल गोल सेटिंग की है, आप भी दोहरा सकते हैं,
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, फाइनेंशियल गोल सेटिंग को लेकर क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, और इसके लिए आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.pehlakadam.in, इस पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस कर गए हैं, कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ और ज्यादा डिटेल में जानना समझना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर लिखें या फिर फोन करें। बने रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी क्लास फिर से शुरू होगी कुछ ही मिनटों में। कदम के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल गोल सेटिंग की, और अब लेते हैं दर्शकों के सवाल और हम कोशिश करेंगे उनके सारे जवाब देने की। और हमारी पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है मुंबई से, प्राची। प्राची जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना कितना फायदेमंद होगा? मैं अपने बेटे के हायर स्टडीज के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ। ओके, आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहती हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए। कितने सालों के बाद आपको इस पैसे की जरूरत होगी? तकरीबन 10 साल। 10 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं। 10 साल के निवेश करने के लिए वैसे एक ऑप्शन प्रॉपर्टी के साथ साथ इक्विटी का भी है इनके लिए, लेकिन 10 साल का निवेश लंबा है, और लॉन्ग टर्म एसेट के हिसाब से क्या कहेंगे? देखिए, हम जब कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स लें, तो उसमें काफी सारे आ जाते हैं। पर जब आपका गोल स्पेसिफिक हो, इस प्रकार के एजुकेशन का या कुछ भी, जब आपको पता है कि इस समय इतना पैसा चाहिए, तब प्रॉपर्टी जैसी चीज में आपको शायद मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। यानी कि या तो आप एक काम कीजिए कि गोल के पहले इसे लिक्विडेट कर दीजिए, पर वहां आपका अमाउंट अनसर्टन हो जाता है। दूसरी बात एक जो और इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है प्राची के लिए, वो ये कि देखिए, प्रॉपर्टी में पैसा बड़ा लगाना पड़ता है, छोटे पैसे से काम चलता नहीं। और अगर इनके पास इतना बड़ा पैसा है, तो फिर 10 साल के बाद अगर आज ये फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें, कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदें, तो इसका मतलब है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा तो दिख रहा है। तो फिर ये भी कर सकते हैं कि इससे बढ़िया कि 10 साल के लिए इक्विटी जैसी एसेट क्लास में पैसा लगाएं, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ प्राची, अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के एंगल से ये सोचिए कि 10 साल बाद वो मैं अपने बेटे के लिए पढ़ाई में उस पैसे का इस्तेमाल करूंगे। 10 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, हालांकि आपको पता है 10 साल बाद तो आप बेच भी सकते हैं, वो इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा इक्विटी के बारे में सोचिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी शायद आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सके, तो उस पर एक जरूर आप नजर रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले दर्शक की तरफ, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस वक्त संकेत। संकेत, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा सवाल है कि मतलब फाइनेंशियल हिसाब से मुझे सेविंग करनी चाहिए जैसे मेरे गोल्स है वो, राइट, या फिर हर एक गोल को हासिल करने के लिए अलग अलग सेविंग पैटर्न मुझे मतलब। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। तो बेसिकली संकेत ये जानना चाहते हैं कि मेरी हर एक फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग अलग तरीके से होगी, या सारे में फाइनेंशियल गोल एक साथ समझ लूं और फिर उसकी प्लानिंग एक साथ करूं? देखिए संकेत, इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। जब आप ओवरऑल प्लानिंग करते हैं तो फिर आपको सारे गोल एक बार अपने सेट करने होते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी भर कुछ न कुछ, कभी आपको बच्चों की पढ़ाई, कभी उनकी हायर एजुकेशन, कभी आपके लिए गाड़ी और घर खरीदने की जरूरत, कभी बच्चों की शादी, ये सारे खर्चे आपके रिटायरमेंट एक के बाद एक के आते रहेंगे। तो एक तो प्लानिंग आपकी ओवरऑल हो गई कि इन सबको मद्देनजर रख के आप करें, और दूसरा फिर जब आप एकदम डीप में जाएंगे ना, एक एक फाइनेंशियल गोल को देखेंगे, तो फिर आपको उसके हिसाब से भी प्लानिंग करनी होगी। तो आप सिर्फ ये सोचे कि मैं हर एक फाइनेंशियल गोल की सिर्फ बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग अलग कर लूं, या फिर बच्चे की शादी की प्लानिंग अलग करूं, या मेरे अपने रिटायरमेंट की अलग करूं, वैसा नहीं होगा।
अलग अलग करते हुए भी आपको सबको साथ में रखना पड़ेगा अर्नब, तभी जाके ये एकदम परफेक्ट अपनी जो लाइफ की बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अचीव कर पाएंगे। यानी कि आपको पहले लिस्ट करना होगा अपने टोटल गोल्स। अभी काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको शायद थोड़े गोल्स को टेम्पररीली ड्रॉप करने पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके पास एडिक्वेट फंड्स है सभी गोल अचीव करने के लिए। यानी कि आपके गोल में भी आपको थोड़ा प्रायोरिटी करना पड़ेगा, और उस हिसाब से जब आप ये प्रायोरिटी करते हैं, आप ये नक्की कर देते हैं कि मुझे ये ही अचीव करना है, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक प्रकार का एक्सपोजर लीजिए या अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, वो एक ठीक तरीका रहेगा। पर ये भी आपको सोचना चाहिए कि आपके गोल्स बदलते रहेंगे, पुराने गोल अचीव होते रहेंगे, नए आते रहेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। बिल्कुल। तो संकेत ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार अपनी प्लानिंग करके बैठ जाएं, लगातार मॉनिटरिंग और उनको समय समय पर बदलाव, ये बेहद जरूरी होगा आपके लिए, ताकि आप अपने छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल, इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल वो भी हासिल कर सके, और ओवरऑल पूरी लाइफ का जो आपका इरादा है, लक्ष्य है फाइनेंशियल गोल हासिल करने का, वो भी हो पाए। हमारी अगली दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ मुंबई से निशा जी। निशा जी पूछिए अपना सवाल। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय गोल फिक्स करना जरूरी है जी, या किसी गोल को डिसाइड किए बिना भी प्लानिंग कर सकते हैं? अगर निशा जी अगर मैं क्या है, मेरा हस्बैंड में और सब फाइनेंशियल प्लान करते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से थोड़ा सेव कर लेती हूँ, उनको बताए बगैर। हाँ, उनको बताए बगैर। तो वो कैसे हम प्लान कर सकते हैं, बस ये जानना था। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने फुटबॉल के मैचेस तो देखे होंगे, बिल्कुल देखे है ना? यस। तो अगर गोल पोस्ट नहीं हो तो आप गोल कहाँ करेंगे? एक सिंपल चीज है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सेम वैसा ही है। गोल सेट करना है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है। तो अगर आप ये, वैसे आपकी जो आदत है ना खर्चों में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की, वो आदत एकदम परफेक्ट है, सही है। हिंदुस्तान में जो महिलाएं इस तरह से पैसा बचाती है वो मुश्किल के वक्त काफी काम आता है, लेकिन दिक्कत क्या है मालूम? वो आप जो पैसा बचाती है ना, वो बचाकर आप कहीं इधर उधर छुपा कर रख देती हैं। उसे इन्वेस्ट कीजिए, उससे निवेश कीजिए, ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। तो एक जो इंटरेस्टिंग बात निशा जी पूछ रही है अनब, वो ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेट करना जरूरी है नहीं, तो हम आज यही बात बता रहे हैं कि गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि जैसे आप काफी सारे किस्सों में देखेंगे कि जब आपके पास गोल हो तब आपको पता चलेगा कि पहले तो कि जिस प्रकार मैं बचा लेता हूं या बचा लेती हूं, वो मैं किस प्रकार से उसको इन्वेस्ट कर दूं, यानी कि कहां उसे डाल दूं जिससे वो बढ़े, जिससे मेरा गोल अचीव हो। वरना क्या होगा कि हमारे सामने जो है उसमें ही पैसा रख देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो इस हिसाब से जब आपके पास गोल होगा तब आपके पास एक इच्छा होगी कि मैं इसे इस डायरेक्शन में डाल सकूं, और इसी से एक अच्छा स्टेप होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इवन महीने के 1-2 हजार आपने अगर जब आप छोटे हो यानी कि यंग हो तब से शुरू किए हो, तो फिर आपके लिए कोई भी गोल असंभव नहीं है। बिल्कुल। तो निशा जी आप एकदम सही जा रही हैं, पतिदेव को बताए बगैर जो आप ये छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रही ना, एकदम सही है। और कभी आप किसी दिन उन्हें बड़ा सरप्राइज दीजिएगा कि इतने पैसे बच गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बड़ा सरप्राइज देने का भी आपके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये कि ये पैसे बचाकर सिर्फ आप कहीं गुल्लक में या इधर उधर न रखें, उसे इन्वेस्ट करें। पहला कदम के साथ रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टर बना सके। नहीं तो आप चाहें तो अभी से किसी अपने अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लेकर उनसे समझ सकते हैं कि जो ये थोड़ा थोड़ा पैसा आप बचा रही हैं ना, इससे कहाँ लगाया जाए, कितने समय के लिए लगाया जाए और कब आपको जरूरत पड़ेगी, ताकि मौका पड़ने पर आप अपने पतिदेव को कह सके, देखिए हमने आपको बगैर बताए इतनी बड़ी वेल्थ बनाई है, इतना पैसा बचाया और इस पैसे से पैसा भी बनाया है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। हमारा अगला सवाल हमें भेजा है ईमेल के जरिए शुभी ने, और शुभी 35 साल की उम्र की महिला है, एक बच्चा है इनका, और ये पैसा बचाना चाहती है और पैसा बचाकर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा गोल्ड खरीदना चाहती है। और अभी जो पैसा निवेश कर रही है बचाकर, वो रेकरिंग डिपॉजिट में, बैंक डिपॉजिट में डाल रही है, लेकिन उससे खुश नहीं है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो अर्नब, ये आगे चलते हुए चाहती हैं कि बच्चे का फ्यूचर भी थोड़ा सिक्योर हो,
अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये गोल्ड खरीदना चाहती हैं और आरडी में, रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा रखे हुए, तो जाहिर सी बात है रिटर्न कैसे मिलेगा? जी, अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न कम होते जाएगा। पर जब आप रिकरिंग डिपॉजिट ले रहे हैं तब उसका मतलब ये होना चाहिए कि जो भी आपका गोल है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट में आप मान लीजिए आपने 2 साल की रिकरिंग डिपॉजिट ले ली, तो आपने हर महीने एक एग्जैक्ट सेम रकम डाल दी, लेकिन जब मैच्योर होगी तो एक ही दिन मैच्योर होगी। तो जब आपका कोई गोल उसी तारीख, जो मैच्योरिटी की तारीख है, जब उसके साथ मैच हो तब तो ठीक है, तब ठीक है। अदरवाइज तो फिर आरडी डलवा के अदरवाइज डालने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक चीज जो मुझे शुभी के लिए लगती है, भले ये थोड़ी रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जितनी ये आरडी कर रही है उतना का उतना, लेकिन आरडी की जगह एसआईपी का ऑप्शन क्या बुरा है? अच्छे इक्विटी फंड में आप एसआईपी कीजिए। अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो मैं ये नहीं कहता आप पूरा का पूरा जितना पैसा आप रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रही है उसका थोड़ा सा पार्ट तो इक्विटी में डालिए। आप अपने बच्चे के लिए कर रही हैं और बच्चे के लिए आपको काफी लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, लंबे समय बाद पैसा चाहिए, तो थोड़ा पैसा तो आपका इक्विटी में जाना चाहिए। तो आरडी के साथ साथ एसआईपी जरूर सोचिए। और सोने में जो एक निवेश करने की इनकी इच्छा है, अब रिटर्न तो बनते नहीं लेकिन करना चाहती है। नहीं, देखिए, सोने में तब निवेश करें जब आपको उसका इस्तेमाल करना हो, यानी कि आपको फिजिकल गोल्ड की जरूरत हो ज्वेलरी के हिसाब से, तभी आप करें। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करते हैं तो इसमें साइकिल्स बहुत लंबे होते हैं, यानी कि 10-10 साल के बूम और 10-10 साल के जो मंदी होती है वो आपको दिखाई। तो अभी गोल्ड चल रहा है मंदी में, 25,000 के आसपास के भाव हैं। उम्मीद कर रहे हैं लोग कि शायद और नीचे जाएगा, और हमें भी लगता है कि गोल्ड फिलहाल और नीचे जाने वाला है। तो गोल्ड में पैसा लगाने की जल्दबाजी न करें, थोड़ा सा इंतजार करें। बैंक डिपॉजिट में आप पैसा लगा रहे हैं, लगाती रहें। थोड़ा सा उसका पोर्शन, अगर आपको रिस्क कम भी लेनी है तो थोड़ा पोर्शन इक्विटी में शिफ्ट करें। अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदें इक्विटी वाले, और वहां पर रेकरिंग डिपॉजिट के साथ साथ एसआईपी भी करें ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इधर और नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा डेट में जाना चाहिए, पूरा इक्विटी में जाना चाहिए। आप छोटे छोटे परसेंटेज से शुरुआत कीजिए, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े उसमें आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर आपने अप्रोच लिया तो आपके लिए ये आसान भी हो जाएगा पूरी प्रक्रिया खत्म करने में। चलिए, तो ये राय आती हुई शुभी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आज फाइनेंशियल गोल सेटिंग में हमने आपकी मदद जरूर की होगी। तो आज के एपिसोड में मुझे और अर्नब को दीजिए इजाजत, और अगले हफ्ते आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे पहला कदम के एक और एपिसोड और एक और क्लासरूम के साथ। और अगले हफ्ते हम फोकस करेंगे बैंक अकाउंट्स पर। आप किस तरह से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और किस तरह के बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या सावधानियां आप बैंक अकाउंट खुलवाने में रखें, और किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की और निवेश की शुरुआत कर सकते हैं बैंक अकाउंट के साथ। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए हमें इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।